नमस्कार। आज हम फिजिक्स की बिल्कुल बुनियादी भाषा को समझने वाले हैं। वो भाषा जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स और स्केलर्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। सोचिए, ऐसा कब हो सकता है कि 5 और 5 को जोड़ने पर 10 ना आए? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी चीज में छिपा है। एक ऐसी चीज जो हमारे हिसाब किताब के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है, और वो है दिशा। फिजिक्स में ना हम जिन भी चीजों को नापते हैं यानी क्वांटिटीज, वो मोटे तौर पे दो तरह की होती हैं, अदिश और सदिश, या कहें तो स्केलर्स और वेक्टर्स। आइए जरा इनको ठीक से समझते हैं। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो यहीं साफ हो जाता है। देखिए, अदिश राशि यानी स्केलर के पास सिर्फ परिमाण होता है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू, एक नंबर, जैसे 5 किलो, बात खत्म। लेकिन सदिश राशि यानी वेक्टर, इसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे 5 न्यूटन का फोर्स पर किस तरफ, पूरब की तरफ। और इसी वजह से इन्हें जोड़ने घटाने के नियम भी बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, अब जरा स्केलर्स के कुछ रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं। दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा। जब हम कहते हैं कि 10 किलोमीटर या 50 किलोग्राम, तो हमें ये बताने की कोई जरूरत नहीं होती कि किस दिशा में। वो नंबर ही अपने आप में पूरा है। ये सब स्केलर्स हैं। और अब देखिए वेक्टर्स को। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। यहाँ दिशा के बिना तो बात ही अधूरी है। अगर कोई कहता है कि गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो ये है चाल, एक स्केलर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर जा रही है, तो ये बन जाता है वेग, एक वेक्टर। देखा, दिशा का होना ही सब कुछ बदल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दिशा इतनी जरूरी है, तो इन राशियों को हम जोड़ते कैसे हैं? इसके लिए हमें सदिशों के योग के खास नियम जानने होंगे। ये है समानांतर चतुर्भुज का नियम या पैरेललोग्राम लॉ। मान लीजिए किसी चीज पर दो फोर्स अलग अलग दिशाओं से लग रहे हैं, तो ये नियम हमें उनका कुल असर यानी परिणामी फोर्स निकालने में मदद करता है। और उस परिणामी फोर्स को निकालने का ये है हीरो फॉर्मूला। यहाँ R हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, A और B वो दो वेक्टर्स हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, और सबसे जरूरी है थीटा, यानी उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। सही में वेक्टर एडिशन की पूरी कहानी इसी फॉर्मूले में छिपी है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्स लग रहे हैं। हमारा फॉर्मूला ये बताता है कि जो नेट फोर्स यानी R होगा, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल यानी थीटा कितना है। तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो सकता है? जरा सोचिए। अगर दोनों फोर्स एक ही दिशा में लग रहे हैं, मतलब एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा मैक्सिमम। सीधा 10 और 5 जुड़ जाएंगे और बन जाएगा 15 न्यूटन। लेकिन अगर वो बिल्कुल उल्टी दिशा में लग रहे हैं, यानी एंगल 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा मिनिमम। 10 में से 5 घट जाएंगे और बचेगा सिर्फ 5 न्यूटन। देखा, एंगल ने कैसे पूरा खेल ही बदल दिया। चलिए, जोड़ने की बात तो हो गई। अब बात करते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की। यहां मामला और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसके एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके हैं, और दोनों के नतीजे भी एकदम अलग आते हैं। पहला तरीका है डॉट प्रोडक्ट, जिसे अदिश गुणनफल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इसका जो जवाब आता है वो हमेशा एक स्केलर होता है। मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और नतीजा सिर्फ एक नंबर जिसमें कोई दिशा नहीं होती। एक तरह से ये एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर असर या प्रोजेक्शन बताता है। दूसरा तरीका है वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसका फॉर्मूला है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। यहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। इसका नतीजा कोई स्केलर नहीं बल्कि एक एकदम नया वेक्टर होता है। और कमाल की बात यह है कि ये जो नया वेक्टर बनता है ना, वो उन दोनों शुरुआती वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी उन पर लंबवत होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, आइए उसकी मुख्य बातों पर एक आखिरी नजर डालते हैं और सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो आज की बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटीज या तो स्केलर होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या फिर वेक्टर होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। दूसरी चीज,
वेक्टर्स को जोड़ने से हमें रिजल्टेंट इफेक्ट मिलता है और इसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट जिसका नतीजा एक स्केलर होता है और वेक्टर प्रोडक्ट जिसका नतीजा एक नया वेक्टर होता है। तो हमेशा याद रखिए, दिशा कोई मामूली सी डिटेल नहीं है। ये दुनिया को सिर्फ डिस्क्राइब करने और उसके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के बीच का फर्क है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, रॉकेट लॉन्च करने से लेकर वीडियो गेम प्रोग्राम करने तक और कहां-कहां हमारी दुनिया को ये वेक्टर्स आकार दे रहे हैं, इस पर जरा सोचिएगा। फिजिक्स की ये भाषा हमारे चारों तरफ है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है।